गोरा रंग, लंबा कद, पतला शरीर। और क्या कहूँ उसकी सुंदरता के बारे में। जब चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई नागिन बल खाती हुई चल रही हो। उसके लंबे घने काले बाल, या यूं कहिए रेशम हो जैसे। उसके चलने से सब हिलते हैं, और जब हिलते हैं तो काले घने बादल भी शर्मा जाएं, ऐसे हिलते हैं। जो एक बार किसी को देख ले तो जैसे अपना दीवाना बना ले। हर किसी का मन करे उसकी नीली गहरी आंखों में खो जाने को। सब कुछ तो था उसके पास, नहीं था तो बस दिल उसके पास। और होता भी कैसे, जिंदा लड़की थोड़ी ना थी वो तो एक जिंदा लाश थी। हाँ, एक पिशाचनी थी वो, जो अक्सर ट्रेन में दिखा करती थी। इसलिए सभी उसे ट्रेन वाली पिशाचनी कहते थे। आज करण स्टेशन पर खड़ा है और अपनी आने वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है। यूं तो हर बार वो दिल्ली से मुंबई का सफ़र एरोप्लेन में तय करता है, लेकिन इस बार छुट्टियां ख़त्म हुई भी नहीं हैं। लेकिन बॉस ने पहले ही उसे बुला लिया। न जाने क्या ज़रूरी काम पड़ गया। सिर्फ इसी वजह से उसने प्लेन की टिकट ना मिलने की वजह से राजधानी एक्सप्रेस से सफ़र तय करा। ठीक रात के 11 बजे हैं और ट्रेन भी अपनी तेज़ रफ्तार से दौड़ रही है। स्टेशन भी बहुत से निकल चुके हैं और करण बहुत गहरी नींद में सो रहा है। इसी तरह रात के 12 का भी समय हो गया। तभी अचानक करण की आंखें खुलती हैं तो उसे बहुत प्यास महसूस होती है। जून का महीना होने की वजह से प्यास लगना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो अपनी बोतल देखता है जो बिल्कुल खाली हो चुकी है। अब वो अगले स्टेशन का इंतज़ार करने लगता है। लगभग कुछ देर बाद अगला स्टेशन आता है और वो वहाँ से पानी खरीद के पीता है। अब ज्यों ही वो ट्रेन में चढ़ने लगता है कि उसकी टक्कर एक चुलबुली सी लड़की से होती है। काफ़ी घबराई होने की वजह से वो इतनी तेज़ी से गाड़ी की ओर दौड़ रही थी कि करण से टकरा जाती है। उसका सारा सामान भी बिखर जाता है और करण उसकी सहायता करता है। गाड़ी ने भी अपना हॉर्न दे दिया है और करण उसे बहुत मुश्किल से ही गाड़ी में चढ़ाकर खुद भी चढ़ जाता है। ठीक करण के सामने वाली सीट उस लड़की की रिजर्व है, इसलिए अब दोनों आमने सामने ही बैठे हैं। अब करण उसका चेहरा बहुत ध्यान से देख पा रहा था। खुले हुए बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, और सही कहा जाए तो उसके चेहरे पर सिर्फ उसके होंठ ही नजर आ रहे थे। अभी करण उसी के बारे में सोच रहा था कि तभी उस खूबसूरत लड़की ने कहा, जो कि उसके सामने आकर बैठ चुकी थी, जी मैं गलती से गलत डिब्बे में चढ़ गई हूँ। क्या जब तक अगला स्टेशन नहीं आता आपके साथ बैठ सकती हूँ? करण का ध्यान सामने बैठी लड़की से हटकर साथ खड़ी हुई लड़की पे जाता है तो वो मन में सोचता है, यार आज की रात तो बड़ी खुशनसीब है, दोनों तरफ खूबसूरत लड़कियां हैं मेरे पास। अभी करण सोच रहा होता है कि तभी वो लड़की दोबारा आवाज़ देती है, आप मुझे सुन रहे हैं ना? अब करण भी अब जैसे कि अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और उस लड़की को अपने साथ बैठने को कहता है। अब करण चल पड़ता है एक सफ़र पर, जहाँ आने वाले समय में क्या होने वाला है वो तो वो खुद भी नहीं जानता। गाड़ी अपनी रफ्तार पे चल रही है। ज़्यादातर सभी यात्री सो रहे हैं, लेकिन अगर कोई जाग रहा है तो वो है करण और उसके साथ बैठी हुई लड़की और उसके सामने बैठी हुई लड़की। अब करण अपने अपने साथ बैठी हुई लड़की से बात करने की सोचता है। करण उसे कहता है, माफ़ कीजिएगा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, सामने बैठी हुई लड़की कहती है, आपको कोई काम नहीं है क्या? यूं ही मुसाफिरों से उसका नाम पूछते रहते हो? तभी साथ बैठी हुई लड़की सामने बैठी हुई लड़की से कहती है,
जी आप पर परेशान मत होइए, मुझे अपना नाम बताने में कोई परेशानी नहीं है। ये कहकर वो अपने लंबे बिखरे हुए बालों को बड़ी ही नज़ाकत के साथ पीछे करती है और बोलती है, जी मेरा नाम अप्सरा है। करण अचानक से ही बोल पड़ता है, जी आपकी तरह ही खूबसूरत है आपका नाम। उसकी बात सुनकर अप्सरा कहती है, जी क्या कहा आपने? करण बात को बदलते हुए कहता है, जी मैं कह रहा था काफ़ी खूबसूरत नाम है आपका। अप्सरा उसे कातिल हंसी के साथ मुस्कुराकर देखती है और उसके थोड़ा करीब आकर बैठ जाती है। सामने बैठी हुई वो अनजान लड़की ये सब बहुत हैरान होकर देख रही है और इसी वजह से उसका मुंह भी खुला रह जाता है। करण ये सब देख रहा है और उससे कहता है, हेलो, अपना मुंह तो बंद करो लड़की। मेरा नाम लड़की नहीं है, वो लड़की खींच कर कहती है। करण अब उसके करीब जाकर बैठ जाता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछता है, तो फिर क्या है तुम्हारा नाम? क्यों बताऊं? वो दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमाकर कहती है। तो करण भी मुस्कुराकर वापस अपनी सीट पर चला जाता है। सभी चादर ताने अपनी दो सीटों पर सोए हुए हैं। इस अंधेरी रात में बस ये तीनों ही हैं जो जाग रहे हैं। गाड़ी की चुक चुक की आवाज़ भी इस रात में बहुत भयानक लग रही है। गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसकी रफ्तार रुक चुकी है, और वो है घड़ी की रफ्तार। करण की घड़ी की रफ्तार रुक चुकी है, लेकिन ये बात वो खुद भी नहीं जानता। अभी तो वो ये सोचकर ही बहुत खुश है कि उसके साथ दो बला की खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई हैं। खिड़की से बाहर हिलते हुए पेड़ भी इस समय बहुत भयानक लग रहे हैं, लेकिन अभी करण को कुछ एहसास नहीं हुआ है। करण का ये सफ़र उसे किस मोड़ पर लाके खड़ा करेगा, ये शायद वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। करण अपने फ़ोन में समय देखता है तो ठीक 12:15 बजे हैं। ये देखकर एक बार तो उसे हैरानगी होती है, हद है यार, अभी सिर्फ 12:15 ही बजे हुए हैं। ये समय इतनी धीरे धीरे क्यों बीत रहा है? अभी वो ये सब मन में सोच ही रहा है कि तभी अप्सरा उसे कहती है, भगवान का नाम लीजिए, सब अपने आप चलेगा। करण चौंक कर अप्सरा की ओर देखता है और उससे पूछता है, अरे आपको कैसे पता कि मैं मन में क्या सोच रहा था? अप्सरा एक बार फिर से कातिल सी हंसी करण को दिखाती है और अपने खुले बालों में अपने हाथों को अदाओं के साथ घुमाते हुए कहती है, "अ, जी मैं फेस रीडिंग करना अच्छे से जानती हूँ, और भी बहुत सी विद्याएं मुझे पता है, इसलिए मैंने अंदाज़ा लगा लिया था।" अभी अप्सरा की बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि करण उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाते हुए कहता है, जी क्या प्रेम की विद्या का भी आप ज्ञान रखते हैं क्या? इससे पहले कि अप्सरा कुछ जवाब देती, सामने बैठी हुई लड़की फिर बोलती है, आपको लड़कियों से बात करना नहीं आता क्या? करण अप्सरा से दूर होकर फिर से उससे बात करने लगता है और कहता है, अरे जी मैं बात तो अप्सरा जी से कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है? कभी ऐसा तो नहीं कि मैं आपको भाव ना देकर अप्सरा जी से बात कर रहा हूँ, इसलिए जल रही हैं आप? इस बात से वो लड़की और ज़्यादा खिंच जाती है और कहती है, आप इतने भी हैंडसम नहीं हैं कि मैं जलने लगूं। ये कहकर वो खिड़की से बाहर देखने लगती है और गुस्से में बिल्कुल खामोशी से अपने बालों को ही झटके जा रही है। करण उसके देखकर मन में सोच रहा है, कुछ भी कहो, इस पे तो गुस्सा ही जचता है, ये तो गुस्से में ही सही लगती है। कुछ देर तक खामोशी छा जाती है तीनों ओर।
अब अप्सरा पर्स में से एक माला निकालती है और मन में कुछ मंत्र जपने लगती है। करण और दूसरी लड़की उसे बड़े ध्यान से देख रहे हैं। अब करण से रहा नहीं जाता और वो अप्सरा से पूछ ही लेता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप ये क्या कर रही हैं? अप्सरा अपनी आंखें खोलती है और करण को देखती है। जी मैं मंत्र पढ़ रही हूँ, खुद की रक्षा के लिए। लेकिन आपको यहाँ किससे खतरा है जो आपको रक्षा की ज़रूरत है? एक बार फिर अप्सरा के स्थान पर वो लड़की बोल पड़ती है। जी आपसे ही होगा। आज के समय में भूतों से ज़्यादा खतरनाक तो इंसान ही हो गए हैं। अप्सरा उस लड़की की बात को बीच में काटते हुए गंभीर होकर बोलती है, माना कि इंसान आज के समय में बहुत खतरनाक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भूत प्रेत को कम समझें। मैं जानती हूँ कि वो होते हैं और जब उनसे सामना होता है तो ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। वैसे भी ये समय उस पिशाचिनी के आने का है। उसकी बातें सुनकर वो लड़की और करण अंदर तक कांप जाते हैं और भूत से बने बने बड़ी आंखों से अप्सरा की ओर देखने लगते हैं। तभी बाहर बड़ी तेज़ से बादल गरजने की बहुत भयानक आवाज़ आती है, जिससे जिससे सामने बैठी हुई लड़की की चीख निकल जाती है। करण भी घबरा जाता है और उठकर उस लड़की के पास चला जाता है। करण उसे उसकी बोतल खोलकर पानी पिलाता है, जिसे पीकर अब वो कुछ नॉर्मल हो जाती है। पानी पीकर वो करण को धन्यवाद कहती है और बताती है, जी मेरा नाम समीक्षा है और आपका क्या नाम है? करण अब उसे अपना नाम बताता है और वापस अपनी सीट पर आ जाता है। करण को थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो थोड़ा गुस्से से अप्सरा से कहता है, देखिए प्लीज़ आप ऐसी अंधविश्वास वाली बातें ना करें। मैं इन सब बातों से डरता हूँ और आपकी बातों से मेरे साथ साथ वो सामने बैठी समीक्षा को भी डर लग रहा है। अप्सरा भी करण को कहती है, आपको क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? आपको नहीं पता क्या, जिस रूट से ट्रेन जा रही है वो सारा इलाका उस ट्रेन वाली पिशाचनी का है। जो भी ट्रेन इस रास्ते से गुजरती है वो कभी भी किसी भी ट्रेन में चढ़ जाती है। अगर एक बार उसे कोई पसंद आ जाए तो उसे अपने साथ लेकर जाती है। ये सब कहते हुए अप्सरा कांप रही थी। उसकी बातें सुनकर करण और साथ में समीक्षा भी डर जाते हैं, लेकिन करण फिर भी नॉर्मल होते हुए कहता है, देखिए जो भी है प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए। ये कहकर वो भी अपनी सीट की खिड़की से बाहर देखने लगता है। उसके मन में भी बहुत बेचैनी है और बहुत से ख्यालात उसके मन में आ रहे हैं कि तभी सामने बैठी हुई समीक्षा उसे आवाज़ देती है, एक्सक्यूज़ मी। करण अब समीक्षा की ओर देखता है, जी बोलिए क्या बात है? समीक्षा कांपती आवाज़ से कहती है, देखिए प्लीज़ मेरी बात का कोई गलत मतलब मत निकालिएगा, मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी। करण कहता है, जी बोलिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? समीक्षा लड़खड़ाते हुए शब्दों से कहती है, जी मुझे वॉशरूम जाना है, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मुझे अब ट्रेन में बहुत डर लग रहा है। करण को कुछ अजीब सा लगता है। वो कहता भी है, जी आप एक काम कीजिए, आप अप्सरा जी को ले जाइए साथ में। समीक्षा थोड़ी गुस्से में बोलती है, नहीं मुझे मुझे नहीं जाना इनके साथ। अच्छे खासे खुशहाल सफ़र को डरावना बना दिया इनकी बातों ने। अगर आप चल रहे हैं तो ठीक है, वरना मैं खुद ही जाती हूँ। ये कहकर वो उठकर जाने लगती है तो करण उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहता है, रुकिए मैं चलता हूँ आपके साथ। वो दोनों उठकर वहाँ से चले जाते हैं और अप्सरा भी वहीं बैठी मुस्कुरा रही है। उसके जाने के बाद वो मुस्कुराते हुए कहती है, मूर्ख हैं ये, कुछ नहीं जानते।